हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की बातों को और बात करते हैं कुछ उसकी अदर पावर्स के बारे में। प्रोमिनेंट पावर्स तो देखो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बता दी थी। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, एपिलेट जुरिस्डिक्शन और तीसरी जुरिस्डिक्शन इसकी है रिविजनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है कि अगर लास्ट थिंग मैंने आपको ये पढ़ाई थी कि स्टेट कमीशन अगर अच्छे से फंक्शन नहीं करता, अपनी दायरों के बाहर फंक्शन कर रहा है या वहाँ पर कोई भी जो है एक इलीगल तरीके से वो काम कर रहा है, तो वो केस जिसके ऊपर वो सुनवाई देने वाला है, सुनवाई करने वाला है, वर्डिक्ट देने वाला है, वो दे भी चुका है अगर, तो नेशनल कमीशन उसको अपने पास खींचकर फ्रेश वर्डिक्ट दे सकता है कंज्यूमर के इंटरेस्ट में। ठीक है, तो इन एडिशन टू द अवर पावर्स एंड जुरिस्डिक्शंस, जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, इट हैज़ फॉलोइंग अदर पावर्स ऑल्सो। क्या क्या? नंबर 1, नेशनल कमीशन may declare any terms of contract which is unfair to any consumer may be null and void। जैसे कभी कभार मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने लाइफ इंश्योरेंस करवाया, लाइफ इंश्योरेंस में बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है ना, जैसे आपने ओ माई गॉड भी देखी होगी, तो कांजी लाल जी मेहता कहता है उसके अंदर, ये जो परेश रावल है, कि जब वो कहते हैं ना एक्ट ऑफ गॉड की बात लिखते हैं, तो कहता है ना ये चीटी से भी छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, कौन ही पढ़ता है। अगर आप नेशनल कमीशन के पास जाकर ये बोलते हो कि सर ठीक है मैं मानता हूँ कि मेरी इस एग्रीमेंट पे सिग्नेचर हैं, लेकिन आप ये भी तो देखो कि इन्होंने कितना छोटा लिख रखा है, तो नेशनल कमीशन को अगर ये लगेगा ना कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चालाकी से बनाया गया है या फिर कंज्यूमर को बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाया गया है, तो कोई बात नहीं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी है, उसका टर्म्स एंड एग्रीमेंट कोई भगवान तो है नहीं, या किसी का लैंड एग्रीमेंट है या कुछ भी है। अगर उसने लगता है नेशनल कमीशन को कि वो अनफेयर है कंज्यूमर के लिए, तो वो पूरे के पूरे एग्रीमेंट को, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है इन द फेवर ऑफ द कंज्यूमर। ओके, नंबर 1। नंबर 2, नेशनल कमीशन के पास पावर होती है, इट शैल हैव द पावर टू रिव्यू एनी ऑफ द ऑर्डर्स पास्ड बाय इट इफ देयर इज एन एरर एपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। मतलब अगर उसने कुछ ऑर्डर पास कर भी दिया था तो वो अपने आप को करेक्ट भी कर लेता है कभी कभार कि सॉरी, आई एम प्रेजेंटिंग यू अ फ्रेश वर्डिक्ट, आई एम गिविंग अ फ्रेश ऑर्डर। अगर उसके सामने बाद में फेस ऑफ रिकॉर्ड पे जब ये आता है कि उससे कुछ एरर कमिट हो गया या फिर पूरे केस के अंदर ये चीज जो थी वो हिडन थी। अब मुझे एक बात बताओ, ये ट्राइब्यूनल है, कौन सी जुडिशियल पावर की बॉडी है? कोर्ट भी तो ऐसा करते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट भी अपनी गलतियों को करेक्ट करता है कि नहीं करता? बताओ। एक बार उसने बोला था प्रीएम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, अगली वर्डिक्ट के अंदर बोला ना कि प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो दिस कैन बी डन बाय द कमीशन ईदर ऑफ इट्स ओन मोशन और ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय एनी ऑफ द पार्टीज विद इन 30 डेज ऑफ सच ऑर्डर। कि सर जी एक बार रिव्यू कर लो। अब देखो यहां पर वो टर्म यूज नहीं होती है। अगर यही काम अगर मैं जुडिशरी में कर रहा होता तो मैं क्या टर्म यूज करता? रिव्यू पिटीशन, है ना। आपको पता है कोर्ट जैसे एक मैंने आपको टर्म पढ़वाई थी, अगर आपको जुडिशियल में याद हो, कि कोई भी अथॉरिटी जब अपने आपको सेल्फ करेक्ट करती है तो योग्यता उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्यू मोटू। याद है? और इसका मतलब क्या होता है? दिस इज द फ्रेंच वर्ड। इसका मतलब होता है ऑन इट्स ओन, है ना, अपने आप से। एक तो ये कंडीशन हो गई, दूसरी क्या है कि खुद से कर ले। कहां गया ये? ईदर ऑफ इट्स मोशन, यानी कि स्यूमोटू, ऑन इट्स ओन, एक ही बात है। या फिर कोई जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, दो ही पार्टीज होंगी, एक जिसके खिलाफ केस होगा, एक जिसके फेवर में केस होगा। कोई भी पार्टी उससे 30 दिन के अंदर अंदर जो उसने ऑर्डर पास करा, अगर उसको लगता है कि सर जी आपने ये वाली बात का संज्ञान में नहीं लिया, एक बार इसको भी देख लो, तो क्या पता आप अपनी वर्डिक्ट चेंज कर लो। ऐसी एप्लीकेशन आप 30 दिन के अंदर लगाओ, तो हो सकता है नेशनल कमीशन के पास ये पावर है कि अगर वो ऑर्डर दे भी चुका हो तो वो ये नहीं कहता कि मेरे दरवाजे बंद हैं, आप फ्रेश पिटीशन लेकर आओ, आपकी अपील को सुना जाएगा। अगर कोई गलती अगर हो गई हो जो कि नेशनल कमीशन को, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन को लग रही हो कि उससे गलती हो गई है ऑर्डर देने में। तीसरी क्या पावर है? जहां पर जो एक ऑर्डर है, वेयर एन ऑर्डर इज पास बाय द नेशनल कमीशन एक्स पार्टी, द एग्रीव्ड पार्टी में मेक एन एप्लीकेशन टू द कमीशन फॉर सेटिंग असाइड सच एन ऑर्डर। अब देखो इसका मतलब,
ऐसे टर्म्स को प्लीज सर्च करा करो आप लोग खुद से भी। एक्स पार्टे का सिंपल मीनिंग ये होता है डन विद रिस्पेक्ट टू और इन द इंटरेस्ट ऑफ वन साइड ओनली और एन इंटरेस्टेड आउटसाइड पार्टी। मतलब एक पक्ष की बात सुन के उसी पक्ष में जब वो फैसला दे दिया जाता है उसको एक्स पार्टे कहते हैं, जहां पर सिर्फ एक ही साइड के इंटरेस्ट की बात करी जाती है। आपका ये तो है ना कि चलो यार केस उसके फेवर में जा रहा है, कम से कम आप भी तो अपनी बात रख सको ना। अगर कोर्ट नहीं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, नेशनल कमीशन जो है इसने एक साइड में फेवर देखते हुए दूसरी पार्टी की बात ना सुनते हुए अगर ऑर्डर दे दिया, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इस केस में क्या हुआ कि आपकी बात को नहीं सुना गया, एग्रीव्ड पार्टी, आप एप्लीकेशन लिखो कि ऐसे किसी ऑर्डर को, उसमें लिखो एप्लीकेशन में प्रॉपर तरीके से यही बात लिखो कि प्लीज सेट असाइड दिस ऑर्डर। और नेशनल कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन इस चीज को संज्ञान में लेगा, ये भी इसके पास पावर है। यानी कि देख रहे हो ये जो अदर पावर्स है, क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं बड़ा सारा इसने अपने आप को खुद को स्कोप दिया सेल्फ करेक्शन का, कोई ईगो नहीं है इस बॉडी के अंदर, गलती को एक्सेप्ट कर लेता है, कैसे भी करके खुद अपने आप के ऊपर ब्लेम ले लेगा, लेकिन कंज्यूमर का भट्टा नहीं बैठने देगा। कह सकता हूं मैं ऐसा? बिल्कुल। चैप्टर तो इजी लग रहा होगा ना, जैसे जुडिशरी वगैरह इतना कर चुके तो उसी के फ्लो में है ना, बिल्कुल एक ही नाप तोल में करके ये चैप्टर है सारे के सारे, है ना। तो नेशनल कमीशन में ट्रांसफर एनी कंप्लेंट पेंडिंग बिफोर डिस्ट्रिक्ट कमीशन ऑफ वन स्टेट, ठीक है, वो ट्रांसफर कर सकता है किसी भी कंप्लेंट को जो कि पेंडिंग चल रही हो बिफोर अ डिस्ट्रिक्ट कमीशन ऑफ वन स्टेट टू अ डिस्ट्रिक्ट कमीशन ऑफ अनदर स्टेट और बिफोर वन स्टेट कमीशन टू अनदर स्टेट कमीशन। कोर्ट भी ये वाला काम कर सकता है कि नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट? बताओ, केसेस टू केसेस ट्रांसफर करता है कि नहीं करता है? बताओ, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में भेज सकता है केस को? तो दिस कैन बी डन बाय द कमीशन ईदर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्लेनेंट और ऑन इट्स ओन मोशन। या तो वो खुद से कर सकता है स्यू मोटू, या जो कंप्लेनेंट है वो ऐसी एक एप्लीकेशन रख दे कोर्ट के सामने कि आप प्लीज मेरा जो ये केस है ये अब दूसरे कमीशन को फॉरवर्ड कर दो, ये आप कर्नाटका से केरला की जो स्टेट कमीशन है उसको दे दो, ये आप जो चंडीगढ़ है चंडीगढ़ से ये आप लुधियाना डिस्ट्रिक्ट कमीशन को दे दो। भोपाल से ये आप इंदौर कमीशन को दे दो, इंदौर से ये आप ग्वालियर कमीशन को दे दो। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? हर तरह के एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन कर दिए। एमपी से यूपी कमीशन को दे दो, यूपी से महाराष्ट्र कमीशन को दे दो। अब कंप्लेनेंट अगर एप्लीकेशन रेज कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो एक्सेप्ट कर ही लेगा, लेकिन पावर ये है कि वो कर सकता है और केस को ट्रांसफर करने की पावर है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप एप्लीकेशन रेज करोगे तो ऐसा वो कमीशन कर ही देगा, लेकिन करने की पावर रखता है। या तो आप एप्लीकेशन रेज कर दो, लिख दो, या फिर अपने आप से भी कर सकता है। अगर सवाल ये उठता है मुझे नेशनल कमीशन के डिसीजन के अगर अगेंस्ट जाना है तो मैं क्या जा सकता हूं? मेरे पास कोई विंडो है? जी हाँ, बिल्कुल है मेरे पास विंडो। एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेशनल कमीशन लाइज विद द सुप्रीम कोर्ट ओनली। द अपील कैन बी मेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नेशनल कमीशन। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कब जा सकता हूं? कितने दिन के अंदर अंदर? जब नेशनल कमीशन अपनी वर्डिक्ट दे चुका है उसके कितने दिन के अंदर? 30 दिनों के अंदर अंदर। एक बात याद रखना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एंटरटेन एक्सेप्ट एन अपील फाइल्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 days ये भी कर सकता है। जैसे याद है आपको, स्टेट कमीशन कोई वर्डिक्ट देता है तो नेशनल कमीशन भी 30 दिन की एक्सपायरी के बाद उसको एंटरटेन कर सकता है ना। अगर उसको ये लगे इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट देयर वाज अ सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट फाइलिंग द अपील विद इन द गिवन टाइम, मतलब पर्सन ने कुछ सोच समझकर या उसके जेन्युइन रीजन थे उसने अपील वो फाइल नहीं कर पाया। जैसे याद है आपको, मैंने यहाँ पर पढ़ाया था एपीलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर कि नेशनल कमीशन हो सकता है आपकी जो स्टेट कमीशन ने कोई वर्डिक्ट दिया हो 30 दिन के अंदर अंदर आपको नेशनल कमीशन के अंदर वो केस फाइल करना था, उसके बियॉन्ड जाकर वो उसको एक्सेप्ट कर सके अगर उसको ये लगे कि हाँ इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट देयर वाज अ सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट फाइलिंग द अपील विद इन अ गिवन टाइम, कोई जेन्युइन कारण ही रहा होगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल।
नेशनल कमीशन जो है, इट शेल हैव एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर ऑल द स्टेट कमीशंस इन द फॉलोइंग मैनर। यानी कि नेशनल कमीशन जो है उसकी चलती है, उसकी पावर्स मर्जी चलती है ओवर स्टेट कमीशंस। कौन कौन से मैटर पे? स्टेट कमीशंस की परफॉर्मेंस को जब मॉनिटर करने की बात हो इन टर्म्स ऑफ देयर डिस्पोजल ऑफ केसेस। अब इसके अंदर क्या होता है? दिस इंक्लूड्स कॉलिंग फॉर पीरियोडिकल रिटर्न्स रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूशन, डिस्पोजल एंड पेंडेंसी ऑफ केसेस। कोई भी जो केस है वो स्टेट कमीशन को दोबारा वापस दिया जा सकता है। स्टेट कमीशन के सामने कुछ केस पड़ा था, वो उसको डिस्पोज ऑफ करा जा सकता है, या जब स्टेट कमीशन के सामने बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं तो नेशनल कमीशन उसको खुद ले सकता है कि मुझे दे दो। ये वाली पावर हमने वैसे ऊपर भी पढ़ी थी, आपको याद होगा कि जब वो बोलता है कि मुझे दे दो, ओवरबर्डन ना हो ताकि वो, या फिर उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर ना हो रहा वो केस। तो वैसे तो हमने वो वाली जो बात पढ़ी थी ना कि उसको दे दो केस, वो तो हमने उस केस के अंदर पढ़ा था रिविजनल जुरिस्डिक्शन के अंदर, कि जब स्टेट कमीशन के पास पावर ही नहीं होती उसको सुनने की। यहाँ पर पावर भी हो, सब कुछ ठीक चल रहा हो, फिर भी नेशनल कमीशन उससे केस ले सकता है अगर पेंडेंसी ऑफ केसेस ज़्यादा चल रहे हैं किसी स्टेट कमीशन के पास, और नेशनल कमीशन उस टाइम पर थोड़ा सा फ्री है, उसको लगता है कि हाँ वो संभाल सकता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेट कर सकता है नेशनल कमीशन किसी भी एलिगेशंस को अगेंस्ट द प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ ए स्टेट कमीशन एंड सबमिटिंग इंक्वायरी रिपोर्ट्स टू द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, के हमने ये जांच पड़ताल करी है और स्टेट कमीशन के जो प्रेसिडेंट हैं, जो चेयरमैन है, वैसे चेयरमैन टर्म यूज नहीं होती है, प्रेसिडेंट ही बोलना, प्रेसिडेंट और जो मेंबर थे अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, प्लीज डिसमिस देम फ्रॉम दिस कमीशन। ये ऐसी इंक्वायरी रिपोर्ट, और हमने इंक्वायरी करी और ये रिपोर्ट हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, राज्य की सरकार को दे सकता है नेशनल कमीशन कि अब आप इस पर डिसीजन ले लो। क्योंकि स्टेट कमीशन किसके दायरे के अंदर आती है बताओ? कौन कर सकता है? उसके प्रेसिडेंट को नियुक्त या फिर मेंबर्स को डिसमिस या जो भी करके, स्टेट गवर्नमेंट। अब समझ गए क्यों दे रहा है उसको? उसके बाद नेशनल कमीशन स्टेट कमीशन को इंस्ट्रक्शन भी इशू कर सकता है बड़े सारे मैटर्स पर। नंबर 1, एडॉप्शन ऑफ यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स इन द हियरिंग ऑफ मैटर्स। जब भी तुम कुछ मैटर सुनते हो स्टेट कमीशन को बोलेगा तो एक ही तौर तरीका अपनाओ, रोज रोज उसको चेंज मत करो, नए रूल्स, ये रेगुलेशन, वो रेगुलेशन, पहले आप ये एप्लीकेशन लगाइए, इसके पास जाकर ये करिए, वो करिए। सबके लिए सारे केसेस में एक प्रोसीजर रखो ताकि सिटीजन्स को कंफ्यूजन ना हो। उनको न्याय मिलने के लिए कमीशन खोल रखी है, तुम्हारे समोसा चाय वड़ा पाव के लिए कमीशन नहीं खोल रखी है कि तुम उनका टाइम वेस्ट करवा रहे हो और लगे हुए अपने व्हाट्सएप पे। समझ गए? इसलिए यूनिफॉर्म प्रोसीजर की बात चलती है। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है? वॉट इज द पीरियोडिकल रिटर्न्स रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूशन? पीरियोडिकल रिटर्न्स का बेसिकली यहाँ पर पूछ रहे हो ना, ये कॉलिंग फॉर पीरियोडिकल रिटर्न्स रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूशन। पीरियोडिकल रिटर्न्स का बेसिकली ये मतलब होता है कि अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर स्टेट कमीशन से कोई चीज़ सॉल्व नहीं हो पा रही तो वो ये बोलेगा इस टाइम पीरियड के अंदर तुमसे अगर ये डिसीजन लिया जा रहा था तो तुम दे दो। नेशनल कमीशन उसके लिए हो सकता है एक टाइम बांध देते कि तुम्हें इस टाइम के अंदर ये वाला जो केस है इसको निपटाना है, निपटारा करना है। अगर नहीं वो कर पाता है तो इसी के आगे की बात मैं आपसे कर रहा था कि फिर अगर केसेस की पेंडेंसी होती तो वो अपने पास उस केस को खींच लेगा। पीरियोडिकल रिटर्न का श्रेय ये मतलब है कि वो एक पीरियड बांध देता है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर ये केस इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर बड़े दिन से परेशान हो रहा है, प्लीज इसकी सुनवाई जल्दी करो, सारे केसेस को पीछे कर दो, इसको ऊपर ले लो पहले। ओके? और ये तो कोर्ट में भी होता है ना श्रेय, कि जैसे कोई कोई अर्जेंट केसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली एंटरटेन कर लेता है, लाइक फंडामेंटल राइट्स के वॉल्यूशन के केसेस। बिल्कुल, आप सबको भी समझ में आई ये वाली चीज? अच्छा, मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहा हूं, स्पीड पकड़ में आ रही है? पक्का? उसके बाद और किसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन इशू कर सकता है? प्रायर सर्विस ऑफ कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस बाय वन पार्टी टू द अपोजिट पार्टीज। जो भी दोनों साइड ने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स तो पेश करे होंगे ना अपनी सफाई देने के लिए, तो एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को क्या इशू करा था, कौन सा डॉक्यूमेंट दिया था, ठीक है, उसके रिगार्डिंग ये इंस्ट्रक्शन इशू कर सकता है कि उसकी कॉपी मेरे को भी एक दो, मेरे को भी जानना है इस केस के बारे में। भले ही हो सकता है वो वर्डेड ना ले, लेकिन इट इज इंटरेस्टेड इन द केस। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? सही बात है ना, ये एक प्रकार से इंटरेस्ट दिखा रहा है ना इसके अंदर, लेकिन क्यों दिखा रहा है इंटरेस्ट? आपको एक चीज याद है,
हमने कोर्ट के सिलसिले में पढ़ा था, याद करो ठकुराइन श्रेया, के कोर्ट के पास जब भी कोई केस आता है तो वो उसको एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में रख लेते हैं कि ऐसा अगर फ्यूचर में कोई केस आया तो उसका निपटारा जल्दी हो जाए। वो फिर एक प्रेसिडेंट की तरह सर्व करता है, मिसाल याद है। अब कंज्यूमर के जो केसेस होते हैं जनरली, एक बार बताओ, 90% केसेस सबके सेम होते हैं कि नहीं होते हैं? मतलब इशू तो सेम ही होते हैं ना कंज्यूमर के, या तो कोई होटल वाले पैसे नहीं दे रहे होंगे, या उनके साथ फ्रॉड हुआ होगा, या कोई सर्विस नहीं दे रहा है, या एग्रीमेंट पे दस्तावेज होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उनको प्रीमियम नहीं दे रही है। जनरली ऐसी तो मुद्दे घूमते हैं ना रोजमर्रा के जीवन में कंज्यूमर के, है ना। अब जो सिमिलर तरीके के मुद्दे हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट अगर इसके अंदर पेश हो जाए तो क्या पता जिसपे अगर स्टेट कमीशन एक वर्डिक्ट दे तो ये वो उसी प्रकार की वर्डिक्ट ये भी अपना ले। क्योंकि हम ये कह सकते हैं इतना पढ़ने के बाद, जितना आपने अभी तक नेशनल कमीशन के बारे में जाना, नेशनल कमीशन भी एक लर्निंग के प्रोसेस में रहता है और वो हमेशा अपनी गलतियों को एक्सेप्ट भी करता है और अपनी विंडो हमेशा ओपन रखता है कि अगर कुछ वो खुद भी सुधार कर सके तो वो कर सकता है। बताओ आप समझिए डॉक्यूमेंट क्यों मांग रहा है? इससे क्या हो जाएगा? टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा? टाइम बचेगा वर्डिक्ट देने का, बिल्कुल बचेगा। तो प्रायर सर्विस ऑफ कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस बाय वन पार्टी टू द अपोजिट पार्टीज, ये उसको मान सकते हैं। उसके बाद फर्निशिंग ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ जजमेंट्स रिटन इन एनी लैंग्वेज, ताकि कंज्यूमर को वो चीज समझ में आए कि डिसीजन दिया क्या गया है। आपको पता है ना, जैसे मान लो आप पुलिस थाने के अंदर भी एक एफआईआर लिखवाते हो तो एफआईआर की कॉपी आप मांग सकते हो थानेदार से। आपको पता होना चाहिए ना कि क्या करा गया क्या नहीं करा गया। ऐसे ही कोर्ट में जब सुनवाई हो जाती है, अब कोर्ट की लैंग्वेज बहुत टिपिकल है, मैं मान लो दूसरी फेल चौथी फेल, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया वो लोग क्या बड़बड़ा गए वहां पर। उसकी अगर कॉपी अगर मुझे अपनी रीजनल भाषा के अंदर अगर मिल जाए, जिस भाषा में अगर मैं चाह रहा हूं, तो मेरे लिए सहूलियत नहीं हो जाएगी कि अगली हियरिंग के टाइम पर मैं अपने भी आर्गुमेंट पेश कर सकूं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। वरना मैं तो यही सोचकर बैठा रहूंगा ना कि हाँ पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ मेरे फेवर में ही हो रहा होगा और पता चला केस मेरे अगेंस्ट, मतलब मेरे हाथों से निकल जाए और मैं गलत था भी नहीं उस केस के अंदर। और जो चीज़ मुझे बाद में पता लगी कि मैं पहले पेश कर सकता था कमीशन के सामने, वो मैं कर नहीं पाया क्योंकि डॉक्यूमेंट में मुझे अंग्रेजी अनुवाद समझ में ही नहीं आया। ये वाली विंडो क्यों ओपन कर रखी है नेशनल कमीशन ने? क्योंकि जो कंज्यूमर होता है वो आम नागरिक होता है। कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, इंग्लिश ट्रांसलेशन हर कोई समझ सकता है? बताओ, इंग्लिश लैंग्वेज हर कोई समझ सकता है, लेकिन अगर उसको ट्रांसलेट कर दिया जाए किसी भी भाषा में जिसमें जो पार्टी चाह रही हो, तो ये चीज अच्छी चीज नहीं हो जाएगी? बताओ। ये इसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन इशू कर सकता है। जैसे मान लो यूपी का स्टेट कमीशन है, यूपी का स्टेट कमीशन, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन उत्तर प्रदेश का, वहां पर बहुत बार इंस्पेक्शन करते वक्त, सरप्राइज चेक करते वक्त नेशनल कमीशन को ये लगा, लोग अक्सर बार बार प्रेसिडेंट से और मेंबर से ये कहते हैं बॉडीज की, कमीशन स्टेट कमीशन की बॉडीज के पास जाकर कि सर जी ये डॉक्यूमेंट जो होते हैं ना ये हिंदी में दे दिया करो। अब ऐसे केस के अंदर हो सकता है कि नेशनल कमीशन जो है वो उत्तर प्रदेश की कमीशन को इंस्ट्रक्शन जारी कर दे कि तुम इंग्लिश ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट की कम करा करो, ज्यादातर हिंदी में ही पर्चे पकड़ाया करो। जैसे आपको पता ना जो आयोग होते हैं जो कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं, तो उनको पता होता है कि ज्यादातर इस राज्य के लोग कैसे हैं। तो कुणाल, एमपी का जो फॉर्म निकलता है वो तो गूगल पे जाके ट्रांसलेट करना पड़ता है ना पेज को, तब जाके वो इंग्लिश में कन्वर्ट होता है। भरना जो एमपी के फॉर्म को होता है हिंदी में ही भरना, मतलब हिंदी में ही आता है ना वो फॉर्म जिस दिन सबसे पहले दिन रिलीज होता है। ऐसे ही गौरव, उत्तर प्रदेश का फॉर्म भी ऐसे निकलता है हिंदी के अंदर। गूगल पेज से ऑब्वियसली बात है ट्रांसलेट हो जाता है, लेकिन अब आप इसमें ये सोचो कि वो उड़िया के अंदर ट्रांसफर हो जाए, मतलब वो ट्रांसलेट हो जाएगा वो पेज, तो वो स्कोप नहीं ना उस राज्य के अंदर। समझ रहे हो मैं क्या समझा रहा हूं उससे और यहां पर स्टोरी। अब मैं ओडिशा पीसीएस का पेपर भरना चाहता हूं, जैसे मतलब मान लो, तो मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकता
उसकी साइट से कि वो बुंदेलखंडी लैंग्वेज के अंदर वो कन्वर्ट करके दे देंगे मुझे साइट को, है ना। तो ये करा जाता है ताकि जिस भी रीजन के जो स्टेट कमीशन होती है उस रीजन में बोलने वाले जो कंज्यूमर्स होंगे वो निर्धारित भाषा बोलते होंगे, राइट, ज़्यादातर जिसका प्रयोग करते होंगे। तो ये बोलता है कि जो भी जजमेंट्स हैं उसको इंग्लिश से ट्रांसलेट करके उस लैंग्वेज में दे दो। उसके बाद ये भी बोल सकता है जल्दी जल्दी जो कॉपीज है ना वो प्रोड्यूस करा करो, ऐसा नहीं कि कंज्यूमर को फिर इसके लिए भी चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और क्या इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ये निगरानी रख सकता है ओवर द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट कमीशन और द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन के ऊपर भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऊपर भी, ईदर बाय वे ऑफ इंस्पेक्शन। अभी मैंने जो आपको उत्तर प्रदेश वाला एग्जांपल दिया मैंने यही बोला ना, सरप्राइज इंस्पेक्शन करके पता लगा सकता है ये, और बाय एनी अदर मेथड टू एंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्ट आर बेस्ट सर्व्ड विदाउट इंटरफेयरिंग विद देयर क्वासी जुडिशियल फ्रीडम। ऐसा भी ना हो कि इतनी ज़्यादा हस्तक्षेप ये करे कि स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन को या फिर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन को ऐसा लगे कि हमें तो अपनी पावर एंजॉय ही नहीं करने दी जा रही है। समझ गए? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। ये जो पूरा का पूरा जो टॉपिक है हमारा नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ये हमारा फिनिश हुआ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।